हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, केवीएस और DSSB जैसे टीचिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो अनूपा स्टडी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आज हम गाइस डिस्कस करने जा रहे हैं एमपी टेट 2019 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। 20 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सोशल लर्निंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? फ्रॉइड, बेंड्यूरा, स्किनर और पैवलोव। तो किसके द्वारा दिया गया गाइस? बेंड्यूरा के द्वारा। बेंड्यूरा के द्वारा सोशल लर्निंग थ्योरी दी गई, जिसे हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। इमिटेशन की भी बात इन्होंने की। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट भी इनके द्वारा दिया गया और इन्होंने ये बताया, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि बच्चा जो भी चीज ऑब्जर्व करता है उसे इमिटेट करने की कोशिश करता है। ये जो बच्चा है वो उस डॉल को पंच कर रहा है, जिस वजह से वो गिर जाती है और वापस से वो इस तरीके की टॉय है कि वो वापस से खड़ी हो जाती है। टॉय बार बार गिर रहा है फिर खड़ा हो रहा है। तो इससे ये है कि उस बच्चे ने कहीं ना कहीं इस चीज को ऑब्जर्व करा है और वो अपने टॉय पर इस चीज को इमिटेट कर रहा है, मतलब उस चीज की नकल कर रहा है। एक रूम में बहुत सारे बच्चों को इसी तरीके की चीजें दिखाई गई कि पंच करना है, तो जो बच्चे हैं वो अपने टॉय को पंच कर रहे हैं। यहाँ पर गाइस 4 फैक्टर्स हैं जो कि लर्निंग को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट बेंड्यूरा: अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। मोटिवेशन को रीइंफोर्समेंट का भी नाम दिया गया। अब हम समझते हैं अटेंशन क्या है। मतलब जब हम किसी चीज को पहली बार देखते हैं तो उस पर हम ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, अटेंटिव हो जाते हैं। फिर रिटेंशन, उस चीज को अपने माइंड में बिठा लेते हैं किस तरीके से वो काम हुआ था, फिर उसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं एंड देन अगर वो काम अच्छा हो जाता है तो हमें लोगों द्वारा मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले क्या, हम अटेंटिव हुए इस चीज के लिए, मतलब हमने उस चीज की तरफ ध्यान दिया। फिर रिटेंशन, अपने माइंड में सेट किया कि वो काम किस तरीके से होता है। फिर रिप्रोड्यूस किया, अगर वो अच्छा हो गया होगा तो क्या होगा, हमको लोगों के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, फैमिली फ्रेंड्स के द्वारा मोटिवेट फील किया जाएगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। और अगर वही काम हमसे खराब हो जाता है तो हमको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है। नेक्स्ट है, सोशली इमैच्योर स्टूडेंट्स आर नोन एज डैश स्टूडेंट्स। सामाजिक रूप से जो अपरिपक्व छात्र हैं उनको क्या कहा जाता है? डिपेंडेंट, अलग थलग, पैंथोम, आभासी और सोशल। तो क्या कहा जाता है गाइस? डिपेंडेंट स्टूडेंट्स कहा जाता है जो कि सोशली इमैच्योर होते हैं। सोशली इमैच्योर होते हैं, सामाजिक रूप से अपरिपक्व होते हैं, उन्हें डिपेंडेंट, निर्भर छात्र कहा जाता है। आई होप गाइज आप लोग अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे और डायग्राम के माध्यम से हम थ्योरी को भी क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है, सोशल नॉलेज इज ऑब्टेन्ड थ्रू डैश फ्रॉम अदर पीपल। अन्य लोगों से डैश के माध्यम से आप सामाजिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फीडबैक, प्रतिक्रिया, डिस्करेजमेंट, हतोत्साहन, इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन और लॉजिक या फिर तर्क। तो गाइज जब तक हमें लोगों का फीडबैक प्राप्त नहीं होता है कि लोगों का क्या फीडबैक है, क्या रिस्पॉन्स है, तब तक हम अपनी सोशल नॉलेज को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। या फिर लोगों द्वारा अच्छा, बुरा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जब तक फीडबैक, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तब तक हम वो काम अच्छे से नहीं कर पाते। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू गार्डनर, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, गार्डनर के अनुसार जो आध्यात्मिक बौद्धिकता है क्या है? वो किसी की प्रारंभिक धारणाओं में परिवर्तन करने की क्षमता। नेक्स्ट है, जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्या पर विचार करने की क्षमता। थर्ड है, प्राकृतिक दुनिया में विभेद करने की क्षमता। और फोर्थ है, अपने स्वयं की शक्तियों, कमजोरियों और इच्छाओं और बुद्धिमत्ता का ज्ञान करना। तो जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं वो क्या करते हैं? जीवन के उद्देश्यों को ढूंढते हैं। जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं वो क्या करते हैं गाइस? जीवन के उद्देश्यों को ढूंढने का काम करते हैं। गार्डनर के द्वारा जो 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात है, हमने अपने सेशन में डिस्कस भी किया है, आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बाय अनूपा स्टडी फैक्ट। उसमें हमने पूरा डिस्कस किया है कि 8 टाइप की जो इंटेलिजेंस है, हर व्यक्ति में अलग अलग इंटेलिजेंस रहती है। यहाँ पर हम और थोड़ा सा समझ लेते हैं।
विजुअल स्पेशियल जो इंटेलिजेंस होती है, मतलब व्यक्ति जो होता है वो स्पेस, जगह को देखकर पूरा अनुमान लगा लेता है। ये आपके पायलट में होती है, आर्किटेक्चर में होती है और इंटीरियर डिजाइनर में होती है। लिंग्विस्टिक वर्बल, जिनकी लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ होती है, ये आपके पोइट हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, टीचर हो सकता है, पॉलिटिकल लीडर हो सकता है। इंटरपर्सनल, जब आप दो लोगों को समझने में बहुत अच्छे हैं, मतलब आप किसी के मन की बात अच्छे से समझ लेते हैं, किसी की भावनाओं इमोशंस को अच्छे से पहचान लेते हैं। इंट्रापर्सनल, जब आप खुद को समझने में लगे हुए होते हैं कि आपका स्पिरिचुअल गुरु इसी में आ जाएंगे कि आप क्या है, आपकी क्या कमजोरी है, क्या स्ट्रेंथ है, इस तरीके से। लॉजिकल मैथमेटिकल में क्या होता है, एक मैथमेटिशियन आ जाता है जो नंबर्स के साथ अच्छे से खेल सकता है। म्यूजिकल में जिसे साउंड, रिदम, पिच, इन सब की अच्छी नॉलेज होती है। बॉडीली काइनेस्थेटिक आपके स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं। और ये है नेचुरलिस्टिक, मतलब ये बॉटनिस्ट, गार्डनर हो सकते हैं जिनको नेचर से रिलेटेड अच्छी नॉलेज हो और इंटरेस्ट हो नेचर के बारे में, चीज़ों को जानने में, समझने में, तो वो नेचुरलिस्टिक होते हैं। इस तरीके की जो 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताई है हॉबर्ट गार्डनर के द्वारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन। क्या है? अ प्रोसेस दैट डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। तो गाइज हमारा तो सही आंसर हमें यही मिल गया, क्योंकि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो फीडबैक के लिए दिया जाता है, ग्रेडिंग के लिए दिया जाता है, रैंकिंग के लिए होता है। लेकिन जो जजमेंट है वो किसके लिए होता है? समेटिव असेसमेंट के लिए होता है। असेसमेंट के दो टाइप होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन, और समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जो होता है वो जजमेंट के लिए होता है, जो फॉर्मेटिव है वो ग्रेडिंग के लिए रहेगा, आपका जो रैंकिंग है उसके लिए रहेगा, और जो फीडबैक दिया जाता है उसके लिए रहता है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, तो इट इज डज नॉट इन्वॉल्व द वैल्यू ऑफ जजमेंट। जबकि ये क्या है? ये सुधार कर, जो तुलना कर छात्र अधिगम में मूल्यांकन है वो करता है। उसके बाद योग्यता निर्धारित की जाती है, क्योंकि बच्चों को ग्रेडिंग दे दी जाती है, रेटिंग कर देते हैं इसमें बच्चों की। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा गाइज। द रोल ऑफ द टीचर इज अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज दैट ऑफ, एक प्रगतिशील शिक्षा में जो शिक्षक की भूमिका है वो क्या है? तो डिसिप्लिनियर है, इंस्ट्रक्टर है, गाइड है, लेसन प्लानर है। तो गाइज अकॉर्डिंग टू, अगर आप एनसीएफ देखेंगे तो फैसिलिटेटर या सुविधादाता है, लेकिन यहाँ पर गाइड एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो जो टीचर है वो क्या है? मार्गदर्शक है। द रोल ऑफ द टीचर इन अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, वो क्या है? मार्गदर्शक है, गाइड करता है बच्चों को एक प्रगतिशील शिक्षा में। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात जॉन डुई ने की है। इन्होंने कहा हैंड्स ऑन एक्टिविटी करानी चाहिए बच्चों से, ताकि बच्चा करके सीख सके। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रिसर्च, पीयर असेसमेंट इज वैल्यूएबल बिकॉज, शोधकर्ता के अनुसार सहकर्मी मूल्यांकन मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करता है। तो ये गाइस कभी भी आपका आंसर नहीं होगा जहां पर आप कंपटीशन को बढ़ावा देंगे। छात्र अपने काम पर एक दूसरे से प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो छात्र है वो अगर एक दूसरे से काम में ग्रुप करके या फिर कोलैब करके कोई चीज अगर सीख सकते हैं, एक दूसरे से रिस्पॉन्स प्राप्त कर रहे हैं, सबसे अच्छी चीज। अपनी रैंक जानते हैं, ये भी गलत है, और ये छात्रों के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के बोझ को कम करता है। इस तरीके से पेडागोजी में कभी कोई आंसर नहीं होगा। जो भी आपको नेगेटिव एस्पेक्ट दिखता है, जो भी ऑब्जेक्टिव नेगेटिव है, तो आप उसको वहीं पर कैंसिल करके एक पॉजिटिव आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं। छात्र अपने काम पर एक दूसरे से प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं, रिस्पॉन्स प्राप्त करते हैं, और एक दूसरे को फीडबैक देंगे। फीडबैक देखिए, हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा था कि अगर आप सामाजिक अधिगम करना चाहते हैं तो आपको क्या जरूरत है? फीडबैक की। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फेबियानो, पेलहम, मानोस, गैने, एटल 2004, an effective mean of reducing disruptive behavior including aggressiveness, destruction of properties and non-compliance in the classroom is time out from positive reinforcement, time out in the classroom, corporal punishment और डिटेंशन। तो गाइज ये कॉर्पोरल जो पनिशमेंट है ये कहीं भी किसी चीज का आंसर नहीं होता है, तो ये हमेशा रॉन्ग हो जाता है। हमारा सही आंसर क्या है? टाइम आउट फ्रॉम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वो होता है जब कोई बच्चा कुछ काम कर रहा है तो आप उसको रिवॉर्ड दें, मतलब उसकी या तो तारीफ करें या फिर उसको कोई चीज में पुरस्कृत करें। जैसे कुछ भी चीज हो सकती है, छोटा बच्चा है तो आप उसे टॉफी वगैरह दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आज के लिए सेकंड लास्ट है, समटाइम्स चिल्ड्रन आर डिसिमिलर टू बोथ द पेरेंट्स, दिस इज बिकॉज ऑफ लॉ
कभी कभी जो बच्चे होते हैं वो माता पिता दोनों से अलग होते हैं, तो वो क्या है, पृथक्करण, विविधता, प्रभुत्व और प्रतीपगमन। तो गाइस जो वेरिएशन है, जो जीन्स के थ्रू जो भी कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं हमें हमारे पेरेंट्स से, वो उनमें विविधता पाई जाएगी। इनफैक्ट जो ट्विंस होते हैं वो भी 0.15% का अंतर रखते हैं अपने सिबलिंग्स के साथ। ठीक, तो ये किसकी वजह से, वेरिएशंस के थ्रू। लास्ट इन स्टर्नबर्ग्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। स्टर्नबर्ग के जो बुद्धिमत्ता का जो सिद्धांत है, किस चरण में समस्या का समाधान ज्ञात है, एप्लीकेशन, मैपिंग, इनकोडिंग और रिस्पॉन्स। तो गाइस रिस्पॉन्स जब आप किसी चीज के लिए करते हैं तो वो सबसे अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका रहता है, चाहे फीडबैक हो, रिस्पॉन्स हो। जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं या एक ग्रुप में बातचीत कर रहे हैं तो उनको जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा या जिस तरीके का फीडबैक मिलेगा वो उस तरीके से उस काम को अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो आंसर है वो क्या है, रिस्पॉन्स है। और स्टर्नबर्ग्स की जो ट्रायर्किक थ्योरी है, जो इंटेलिजेंस की उन्होंने जो 3 तरह का जो बताया है, वो हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। हम पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या है, ये कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस भी कहलाती है। संदर्भ में बच्चा सीखता है, स्ट्रीट स्मार्ट होता है, कॉमन सेंस का यूज करता है, मतलब एक तरीके से आप इसको जुगाड़ू कह सकते हैं। एनालिटिकल मतलब एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छे से कर लेगा। एनालिटिकल का दूसरा नाम है कॉम्पोनेंशियल, मतलब बच्चे एक बड़े टास्क को कंपोनेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस, इमेजिनेटिव एंड इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चा क्रिएटिव बन जाता है, मतलब यहाँ पर वो कुछ चीजें नई करेगा, इमेजिन कर करके इनोवेट करेगा नई चीजों को और उस चीज को प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो प्रैक्टिकल, एनालिटिकल, क्रिएटिव, ये 3 तरह की इंटेलिजेंस बताई थी स्टर्नबर्ग्स के द्वारा। और क्रिएटिव का दूसरा नाम है एक्सपीरियंशियल, और एग्जाम में जब कंफ्यूजन होता है तो एक्सपेरिमेंटल दे देता है, तो आपको ध्यान रखना है क्रिएटिव एक्सपीरियंशियल है, ना कि एक्सपेरिमेंटल है। एनालिटिकल कॉम्पोनेंशियल होता है। अगर वीडियो पसंद आए गाइस तो लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर पहली बार आए और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching this video.